So today we are going to do some important stuff related to computer architecture. तो आप इसको कंप्यूटर आर्किटेक्चर भी कह सकते हो या कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं, या इसके अंदर हम कह सकते हैं कि वी हैव नंबर ऑफ सीपीयू रजिस्टर्स और हाउ अ प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड बाय योर प्रोसेसर। उसके स्टेप्स क्या हैं वो आप यहाँ पर समझते हो। So computer architecture is basically internal working of the instructions, जो मशीन लेवल पे, जो हार्डवेयर के लेवल पे आपकी कोड एग्जीक्यूट हो रहा होता है, वो किस तरह से होता है, दैट कम्स अंडर कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसमें ऑब्वियसली सबसे पहले बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए कि इनपुट यूनिट जो होती है उससे हमारे पास इनपुट आता है ना, दैट गोज टू योर सीपीयू और सीपीयू हमको देता है आउटपुट। सो ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हम सीपीयू के अंदर ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि सीयू होती है कंट्रोल यूनिट विच इज यूज्ड टू कंट्रोल द डेटा फ्लो। एएलयू होती है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जो कि आपके नॉर्मल कैलकुलेशंस एंड लॉजिकल ऑपरेशंस के काम आती है। एंड देन यू हैव मेमोरी यूनिट, जिसमें आपके पास रैम एंड रोम होते हैं। रैम एंड रोम का डिफरेंस हम पढ़ चुके हैं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस भी हम पढ़ चुके हैं। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो है इसके अंदर का काम। ये कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट ये सब आपस में इंटरेक्ट कैसे करते हैं और ये काम कैसे करते हैं। तो सबसे पहली चीज, कंप्यूटर के अंदर जो डेटा ट्रांसफर होता है, ठीक है, डेटा भी ट्रांसफर होता है, कंट्रोल भी ट्रांसफर होता है। सो देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स व्हिच ट्रांसफर्स इनसाइड द कंप्यूटर, दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ मेमोरी बस। ठीक है, तो आपको यहाँ समझना है कि वी हैव अ टर्म कॉल्ड बस। तो कंप्यूटर्स में एक बस होती है जिसकी हेल्प से आपका डेटा एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है। अब वो बस भी अलग अलग तरह की होती है। डेटा ट्रांसफर के लिए मेमोरी बस है। अगर हमें किसी लोकेशन का एड्रेस, रैम का या मेमोरी का एड्रेस भेजना है तो उसके लिए एड्रेस बस है। एंड वी हैव अनदर बस कॉल्ड कंट्रोल बस। सो जो मेमोरी बस है उसको हम डेटा बस भी कह सकते हैं। ठीक है, सो इट होल्ड्स द डेटा बीइंग ट्रांसफर। सो जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है वो मेमोरी बस के थ्रू जाता है। एड्रेस बस क्या करती है? इट होल्ड्स द एड्रेसेस इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांसफर। सो किस रैम में किस एड्रेस से या किस एड्रेस पे ट्रांसफर करना है वो आपको एड्रेस बस से मिलता है। एंड कंट्रोल बस टेल्स द ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड, लाइक रीड और राइट। तो ये बताता है कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म होने वाला है, रीड करना है या फिर राइट करना है। सो दैट ऑपरेशन इज गिवन ऑन द कंट्रोल बस। ठीक है, बसेस भी आगे फर्दर दो तरह की होती हैं, सीरियल बस एंड पैरेलल बस। मतलब चाहे वो मेमोरी बस हो, चाहे वो एड्रेस बस हो, चाहे वो कंट्रोल बस हो, तीनों में से कोई भी बस हो, उनके फर्दर टाइप्स होते हैं सीरियल बस एंड पैरेलल बस। सीरियल बस का मतलब क्या होता है? सीरियल का मतलब है कि एक एक करके बिट ट्रांसफर होगी। सो बिट्स आर ट्रांसफर्ड वन बाय वन। So bits are transferred one by one. और पैरेलल में क्या होता है? n bits are transferred on a single clock pulse. ठीक है, सो n bits are transferred on a single clock pulse. तो अगर आपके पास पैरेलल है जिसमें 16 बिट्स या 8 बिट्स एक साथ ही ट्रांसफर होती हैं तो वो आपकी पैरेलल बस हो जाती है। तो आपको ये टर्म पूछ याद रखनी है। जैसे आपको अगर एमसीक्यू में आ जाता है कि इन विच बस n नंबर ऑफ बिट्स आर ट्रांसमिटेड एट द सेम टाइम, सो आंसर वुड बी parallel bus. ठीक है, on which bus your one by one bit is transferred, so that will be your serial bus. ठीक है, so that's how you should remember कि serial और parallel bus का क्या purpose है। ठीक है, is that clear? ठीक है, सो ये तो हो गया आपके पास मेमोरी बस। अब इसके बाद आता है हमारे पास कि कंप्यूटर में जो डेटा है वो स्टोर कैसे होता है। कंप्यूटर में डेटा स्टोर हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। फ्लिप फ्लॉप क्या होता है? फ्लिप फ्लॉप इज द स्मॉलेस्ट हार्डवेयर circuit to store
1 bit of data. इसमें बहुत सारे तरह के फ्लिप फ्लॉप होते हैं, आपको उनकी इंटरनल वर्किंग नहीं जाननी है, बट नाम अगर जानने हैं तो हम जान सकते हैं कि एक SR फ्लिप फ्लॉप होता है, एक आपके पास JK फ्लिप फ्लॉप होता है, एक D फ्लिप फ्लॉप है और एक T flip flop है. So we have SR, we have JK, we have D, and we have T flip flop. So these 4 flip flops we have. ठीक है. So ये 4 तरह के flip flops होते हैं हमारे पास जो कि 1 bit of data को store करते हैं. So smallest hardware circuits to store exactly 1 bit of data. That is called flip flop. फिर आती है term register. क्या होता है? Register क्या होता है? It is a collection of flip flops used to store n bit of data. तो आपके पास काफी सारे फ्लिप फ्लॉप्स हैं एक साथ जो कि n बिट ऑफ डेटा को स्टोर करते हैं. n बिट मतलब अगर मेरे पास 8 बिट रजिस्टर है तो वो 8 बिट्स को स्टोर कर सकता है. अगर मेरे पास 16 बिट रजिस्टर है तो वो 16 बिट्स को स्टोर कर सकता है. ठीक है. सो इट कैन स्टोर द नंबर ऑफ बिट्स जो उसका साइज है. जितने फ्लिप फ्लॉप्स होंगे उतनी बिट्स आपकी स्टोर हो सकती है. ठीक है. दैट इज योर रजिस्टर. सो ये हो गई. अब आता है कि सीपीयू में मेन रजिस्टर्स होते क्या है. ठीक है. तो सीपीयू में रजिस्टर्स की जरूरत पड़ती है अलग अलग पर्पस के लिए. सो उसके लिए आपको समझना है पहले कि इंस्ट्रक्शन कैसे एग्जीक्यूट होती है. इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होता है. देखो आपके जो प्रोग्राम्स हैं वो पड़े हैं रैम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी में. वहां से एक एक प्रोग्राम की एक एक लाइन को कंप्यूटर एग्जीक्यूट करता है. तो सबसे पहले हमारे पास एक रजिस्टर होता है जिसका नाम होता है पीसी. पीसी स्टैंड्स फॉर प्रोग्राम काउंटर. ठीक है. सो पीसी स्टैंड्स फॉर प्रोग्राम काउंटर. इट इज अ रजिस्टर और ये क्या स्टोर करता है. इट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी executed next. So it holds the address of instruction to be executed next. So अगली इंस्ट्रक्शन आपकी कौन सी एग्जीक्यूट होगी उसका एड्रेस आपका कहां पर स्टोर होगा. पीसी में. शुभम यू हैव अ डाउट बेटा. डू यू हैव अ डाउट शुभम. टोटल नहीं हर्षिता. टोटल देयर आर 3 buses. डेटा बस, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस. ठीक है. फिर उनके फर्दर टाइप्स हैं. वो तीनों बसेस या तो सीरियल हो सकती हैं या पैरेलल हो सकती हैं. बसेस 3 ही है आपके पास. Hand raise option is to talk to me and ask your doubts. So be sure if you want to ask a doubt. Okay. And then only raise hand. जो पढ़ा रही हूँ उससे रिलेटेड है. निखिल, don't disturb the class beta if you don't have the doubt. Okay. And I'll take your doubts at the end. लेकिन अगर कोई और सवाल है आपका regarding entrance and whatever, but topics related doubt है तो ही बीच में hand raise करेंगे आप. ठीक है. So PC is your program counter. It holds the address of instruction to be executed next. तो जैसे आपके पास यहाँ पर 8-10 इंस्ट्रक्शंस हैं तो पीसी में पहले फर्स्ट वाली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होगा. तो जब हम उसको फेच कर लेंगे तो पीसी एक इंस्ट्रक्शन अगले पे चला जाएगा, फिर अगली इंस्ट्रक्शन पे चला जाएगा. फिर होता है एक एआर रजिस्टर. हमारे पास मेमोरी में एक बस होती है, उसको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, बट इतना पता होना चाहिए कि मेमोरी से जो भी चीज फेच होगी, जब मैं मेमोरी बोल रही हूँ तो मैं रैम की बात कर रही हूँ. ठीक है. सो इस कंटेक्स्ट में जब भी हम मेमोरी वर्ड यूज करते हैं इसका मतलब है हम रैम के बारे में बात कर रहे हैं. सो ये जो AR है दिस इज एड्रेस रजिस्टर. एड्रेस रजिस्टर में आपके पास उस जगह का एड्रेस होता है जहां से रैम से हमने उठाना है वैल्यू, चाहे वो इंस्ट्रक्शन हो चाहे वो डेटा हो. सो AR इज योर एड्रेस रजिस्टर. सो AR क्या है. एड्रेस रजिस्टर यूज्ड टू होल्ड एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड. ऑपरेंड मतलब वो वैल्यू जिसके ऊपर हमें काम करना है, जिसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है. ठीक है. सो वो वैल्यू जिसके ऊपर हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है. अब आपको जो इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं वो कैसे आ सकते हैं. विच रजिस्टर इज यूज्ड टू होल्ड द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन.
आपको 4 रजिस्टर के नाम दिए होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से रजिस्टर में इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि विच एड्रेस इज यूज्ड टू होल्ड द एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड, सो यू शुड नो कि भाई एड्रेस रजिस्टर है विच इज यूज्ड टू होल्ड द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, ठीक है, सॉरी, एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड। सो पीसी हो गया प्रोग्राम काउंटर, जो कि अगली इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को होल्ड करता है। एआर हो गया एड्रेस रजिस्टर, जो ऑपरेंड को होल्ड करता है। कई जगह पर इसको एमएआर भी लिखा जाता है, तो एमएआर लिखें या एआर लिखें, एक ही बात है, ठीक है। आईआर हो गया आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, जिसके अंदर हमारी इंस्ट्रक्शन फेच होके आती है। सो दिस इज रजिस्टर टू होल्ड द इंस्ट्रक्शन फेच फ्रॉम द मेमोरी। सो जो भी आपकी इंस्ट्रक्शन फेच होके आई है वो आईआर में होगी। फिर उसमें से जो डेटा है वो फेच होके आता है डेटा रजिस्टर में। अब आप मेमोरी डेटा रजिस्टर बोलो या सिर्फ डेटा रजिस्टर बोलो, सो डेटा रजिस्टर इज टू स्टोर दी ऑपरेंड जिसपे ऑपरेशन होना है। तो ऑपरेंड का एड्रेस किस में था? एमएआर में। ऑपरेंड जब रीड होगा तो किस में आएगा? डेटा रजिस्टर में। रजिस्टर सबसे फास्ट होते हैं, पता है, कैश मेमोरी से भी फास्ट सीपीयू अपने रजिस्टर्स को एक्सेस कर सकता है, क्योंकि रजिस्टर्स आर माउंटेड ऑन द मदरबोर्ड इटसेल्फ, ठीक है। तो वो कैश से भी ज्यादा फास्ट होते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं, हमारे पास बहुत ज्यादा रजिस्टर्स नहीं होते, वेरी फ्यू। सो डेटा रजिस्टर टू स्टोर द ऑपरेंड। और एक आपके पास सबसे बड़ा जो आपका रजिस्टर है वो है एसी। AC stands for accumulator। accumulator को हम प्रोसेसर रजिस्टर भी बोलते हैं, पर ये इसकी फुल फॉर्म प्रोसेसर रजिस्टर नहीं है, बट दिस इज द मेन सीपीयू रजिस्टर। तो जो भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करोगे उसमें एसी तो इन्वॉल्व होता ही है। जैसे अगर मैंने लिखा ऐड ए, तो एसी में जो है उसमें ए की वैल्यू ऐड हो जाएगी, ठीक है। सो वट एवर ऑपरेशन इज बीइंग परफॉर्म्ड उसमें से एक वैल्यू एक्यूमुलेटर की होती है, और जो रिजल्ट होता है वो भी वापस जाके एक्यूमुलेटर में ही स्टोर होता है। सो रिजल्ट इज स्टोर्ड बैक इनटू द accumulator। So that is AC। So AC is, हम ये भी कहते हैं कि it is used to hold the intermediate results। तो जो भी calculations हो रही हैं उसके बीच में जो भी intermediate results आते हैं वो सारे results कहाँ पे स्टोर होते हैं? AC में, accumulator में, ठीक है। और इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होती है कि सबसे पहले मेमोरी में से इंस्ट्रक्शन फेच होती है। सो मेमोरी में से मतलब रैम से लेकर हम उसको आईआर में लेके आते हैं। सो फेच का मतलब है रैम टू आईआर। उसके बाद डिकोड होती है। डिकोड मतलब अब इंस्ट्रक्शन है क्या, करना क्या है, ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, किस एड्रेस पे से करना है, सो वो डिकोड होता है यहाँ पे। सो एड्रेस ऑफ ऑपरेंड अलग निकल जाता है, ऑपरेशन कोड अलग निकल जाता है कि करना क्या है। सो दैट ऑल गोज, फेच हो गया, डिकोड हो गया, और उसके बाद आपकी होती है एग्जीक्यूट। सो फेच, डिकोड एंड execute। So this is the major cycle of your instruction। So that's how your instruction is executed। So instruction cycle है fetch, decode, execute, और उसके बीच में ये सब registers use होते हैं। इसके अलावा आपके पास एक INP और OUT रजिस्टर भी होता है। दिस इज ऑब्वियसली एज द नेम सेज, जो कीबोर्ड या किसी भी डिवाइस से इनपुट होके आ रहा है वो पहले INP में आएगा, जो हमारा आउटपुट हो रहा है वो आउट रजिस्टर में जाएगा, ठीक है। सो ये कुछ मेजर मेजर रजिस्टर्स हैं विच यू मस्ट नो कि इन रजिस्टर का क्या यूज होता है। सो आपको ये रजिस्टर्स का यूज जो है ये समझ आना चाहिए अच्छे से कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ दीज रजिस्टर्स। तो समझ में आया ये? अभी तक मैंने जो बताया कि क्या क्या रजिस्टर्स हैं, किस पर्पस के लिए हैं, डू यू अंडरस्टैंड दिस? बाइनरी बस कोई बस का टाइप नहीं, नहीं नहीं मोहित, ऐसा कोई टाइप नहीं होता। ठीक है, तो ये रजिस्टर्स का पर्पस पता होना चाहिए। बाकी आपके पास रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज होती है, जैसे मैंने ऐसे लिखा, सो टी गोज टू आर। सो इसका क्या मतलब है? रजिस्टर टी की वैल्यू रजिस्टर आर में ट्रांसफर हो जाएगी। सो ट्रांसफर टी इंटू आर। और अगर ऐसे लिख दिए पी कोलन आर इज टू टी, सो इफ
Okay, Swati. If P is equal to 1, then ट्रांसफर टी टू आर, और अगर पी जीरो है तो कुछ भी नहीं होगा। इसके पूछे जाने के चांसेस बहुत कम है, बट हाँ ऐसे होता है। ठीक है, फिर एक टर्म है, सिर्फ टर्म वाइज आपको पता होना चाहिए। देयर इज अ टर्म कॉल्ड डीएमए। डीएमए स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। इसका क्या मतलब होता है? देखो, एक तो नॉर्मल होता है आपके पास कि जब मेमोरी में से डेटा ट्रांसफर हो रहा होता है, ठीक है, जब हम रैम से डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, तो आपका जो डेटा है वो सीपीयू की हेल्प से किसी भी डिवाइस के पास जाता है। तो रैम टू CPU, it goes with the help of a device, with the help of CPU. So RAM to device, it goes with the help of CPU. CPU governs all the transfer. तो अगर CPU सारा ट्रांसफर गवर्न कर रहा है तो वो नॉर्मल ट्रांसफर है। लेकिन वी हैव वन मोर ऑप्शन, दैट इज कॉल्ड डीएमए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, जिसमें सीपीयू बीच में इन्वॉल्व नहीं होता। सीपीयू जो ट्रांसफर का काम है ये दे देता है किसे? ये दे देता है ट्रांसफर का काम किसी और को। ठीक है, किसी और को मतलब एक डिवाइस, एक चिप होती है जिसे डीएमए चिप कहते हैं। सो सीपीयू सिर्फ ट्रांसफर इनिशिएट करता है, और फिर उसके बाद जो भी डेटा ट्रांसमिशन का काम है, दैट सीपीयू इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर। सीपीयू वो किसी और को दे देता है, और फिर वो आगे कैरी फॉरवर्ड करता है। सो दैट इज डीएमए। फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, तो आपको नाम पता होना चाहिए कि क्या होता है। ठीक है, दैट इज इट। इसके अलावा कंप्यूटर आर्किटेक्चर में आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज वर्चुअल मेमोरी। ठीक है, अब देखो, वर्चुअल मेमोरी बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। वर्चुअल मतलब जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती पर हम एज्यूम करते हैं कि है ना? जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती बट हम एज्यूम करते हैं कि वो है, उसे कहते हैं वर्चुअल मेमोरी। तो जब हम अपने कंप्यूटर पे एप्लीकेशन खोल रहे होते हैं, हम एक के बाद एक ये ऐप भी खोल दो, वो ऐप भी खोल दो, फोन पे भी खोल रहे होते हैं, एंड द सिस्टम इज वर्किंग फाइन, है ना? तो वो हम क्यों खोल रहे होते हैं? उतना रैम का साइज तो नहीं है ना हमारा, रैम का उतना साइज नहीं है, लेकिन हम ऐप्स इस हिसाब से खोलते हैं जैसे हार्ड डिस्क में जो भी पड़ा है वो सब ओपन हो सकता है। बिकॉज वर्चुअली योर सिस्टम इज अलाउइंग यू टू ओपन मल्टीपल एप्स, एज्यूमिंग कि आपके पास रैम बहुत ज्यादा है। पर असली में क्या होता है कि जो ऐप आप करंटली यूज कर रहे हो वो रैम में रहती है, और जो ऐप मैं करंटली यूज नहीं कर रही हूँ वो उसको रैम से वापस निकाल देता है। ठीक है, फिर जब जरूरत पड़ती है वापस ले आता है। सो इसमें स्विचिंग चलती रहती है। तो वर्चुअल मेमोरी क्या है? एबिलिटी टू यूज अ बिगर साइज ऑफ रैम whereas original RAM size is small. So hard disk space is used as a backing store to keep the current state of open apps which are not in use. अभी आपने जो एप्स ओपन की हुई है उसकी जो करंट स्टेट है उसको वो वहां पर स्टोर करके रखता है, ताकि अगर आपने दोबारा से उस टैब पे क्लिक कर दिया तो उसको उस ऐप को खोलना पड़ेगा, है ना? तो उस ऐप को हमें खोलना पड़ेगा, सो वो उस ऐप को स्टोर करके रखता है, उसे बैकिंग स्टोर कहते हैं। सो दैट इज योर वर्चुअल मेमोरी। सो बस आपको टर्म पता होना चाहिए कि वर्चुअल मेमोरी क्या होती है। समझ में आई ये टर्म? इज दिस क्लियर? आज जो आपका क्विज होगा ना, उसमें मैं आपको जो 2024 वाले क्वेश्चंस हैं वो कराऊंगी, ताकि आपको एक बार फेयर आइडिया हो जाए कि डिफिकल्टी लेवल क्या होता है। ठीक है, हम ऐसे सारे पिछले साल के करेंगे, ऑलरेडी चैनल पे तो अपलोडेड है और आपको मैंने प्रोवाइड भी किए हुए हैं। सो वी विल बी गोइंग थ्रू दैट, ताकि आपका पता चल जाएगा कि आपके भी कितने पॉइंट्स आ रहे हैं, कितना स्कोर कर रहे हो आप उसमें, और उसका डिफिकल्टी लेवल का आइडिया भी आपको हो जाएगा। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में बस इतना ही पता होना जरूरी है, इतना ही पता होना बहुत है। ठीक है, बस ये टर्म्स याद होनी चाहिए कि फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, रजिस्टर क्या होता है, कौन कौन से मेन रजिस्टर्स हैं और उनका पर्पस क्या होता है।
हाँ। यस राघव। ठीक है, आई विल मेक 45 सेकेंड्स, वुड दैट बी फाइन? 30 सेकेंड की जगह 45 सेकेंड्स कर देंगे, वो ठीक है? उससे ज्यादा टाइम तो आपको लेना भी नहीं चाहिए। ठीक है, आई कीप 45 सेकेंड्स फॉर ऑल द क्वेश्चंस। और कोई डाउट है तो बताइए। सो आज की क्लास में इतना ही था। अब हमारा सी लैंग्वेज और डेटा स्ट्रक्चर्स रह गए जो हम नेक्स्ट वीक करेंगे। उसके बाद हम मैथ शुरू करेंगे। ठीक है।